ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। खबर आई कि कच्चे तेल के दामों में इजाफा हुआ। बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, 4 सेंट का इजाफा बताया गया। और ये इसलिए बताया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसका असर दिखाई देगा। साथ ही साथ जो तेल के दामों को तय करते हैं, उन लोगों ने इस बात के निष्कर्ष पर भी वो पहुंचे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर कोई सहमति बन जाए तो रूस की तरफ से तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी बाजार में, और कोई खास असर ईरान के ऊपर सैंक्शंस का नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाजार ने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया कि 4 सेंट तेल के दामों में इजाफा हुआ। तो बात घूम फिरकर रूस और यूक्रेन के वॉर पर आ जाती है कि क्या ऐसा हो जाने वाला है, क्या रूस की तरफ से बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ने वाली है। बाजार तो ऐसा ही सोच रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें शांति हो जाए, कोई समझौता हो जाए, इसके लिए अमेरिका खूब प्रयास कर रहा है। और बीते रविवार और सोमवार को भी इसके लिए मीटिंग्स हुई हैं। क्या मीटिंग्स निकलकर सामने आया है और रूस का इस पर क्या रवैया है, इसको समझने की आज कोशिश करने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, उन्हीं से समझते हैं कि अभी तक क्या कुछ निकला है। हमले तो जारी हैं। थैंक यू पुनीत। हमले तो जारी है, लेकिन ये समझिए कि बातचीत कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। ये तीसरा दिन है जहां लगातार एंगेजमेंट्स हैं। 12 घंटे की बातचीत हुई है और 12 घंटे की बातचीत के बाद अब इस बात की उम्मीद है कि शायद कोई ऐसी सीज़ फायर का रास्ता निकाला जाए कि वो फुल फ्लेज ना हो, कम से कम 30 दिन की हो, 20 दिन की हो या 25 दिन की हो। तो कोई ऐसी सीज़ फायर की उम्मीद है कि एक शॉर्ट टर्म एक अचीवमेंट हम हासिल कर लें और 30 दिन की सीज़ फायर हो जाए ताकि मामला या बातचीत जो है हालात धीरे धीरे सुधरें। लेकिन सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि जो सिग्नल रूस की तरफ से आ रहे हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है जी, क्योंकि रूस ने सबसे पहली तो अपनी मांग ये रखी है कि जो 4 हिस्से हैं जिस पे उसका कब्जा है वो कब्जा नहीं छोड़ेगा। वो कोई डील का हिस्सा नहीं होगा, वो सीज फायर का कोई पार्ट नहीं होगा नेगोशिएशन का। एंड सेकंड, उधर जेलेंस्की को इस बात का डर है मन ही मन में, और ये डर जो है वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी सामने आया है। उसने कहा है कि कहीं ऐसे डील ना हो जाए जिसमें यूक्रेन को फ़ायदा ना हो, क्योंकि उसको अभी भी जो वो उनकी रेंट है, यानी कि जो 1 महीने से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मीडिया का वर्ग हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो ट्रम्प को प्रभावित कर सकते हैं कि आप यूक्रेन का ज़्यादा मत सोचो, रशिया के साथ डील करा लो, ये बड़ी अचीवमेंट होगी। तो जेलेंस्की ने ये भी बोला है। तो अब देखने लायक बात होगी कि इसमें फ़ायदा किसको होगा, रशिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा या यूक्रेन को। और अगर आप मेरे से एनालिसिस मांगेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा रशिया का होने वाला है। रशिया का फ़ायदा होने वाला। एक चीज़ और कि ये जो शांति के लिए बातचीत चल रही है, यूक्रेन की तरफ से एक पॉजिटिव साइन आता है। यूक्रेन कहता है कि भाई बातचीत हो रही है और अच्छी बात है, कुछ अच्छा होने वाला है। अमेरिका की तरफ से भी यही बयान आता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। रूस की तरफ से ये बयान आता है कि अभी बातचीत शुरुआती दौर में है और लंबा वक्त लगेगा। तो ये लंबा वक्त लगेगा जब तोल मोल कर बोल रहा हो रूस, तो इसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, रूस क्या काम कर रहा है, युद्ध को खींचना चाहता है। ये लग रहा है कि वो अभी चाहता है कि वो वॉर में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा कि रशिया को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखना कि परसों अटैक हुआ, उसमें करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कीव पर अटैक कर दिया। हाँ, तो अब आप ये समझिए कि रशिया को तो कोई जल्दी नहीं है। जल्दी किसको है? अमेरिका को, जल्दी यूक्रेन को है, क्योंकि उसकी एड लगभग बंद हो चुकी है, अमेरिकन एड। अब सवाल ये भी है कि जो पूरा यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं बैक ऑफ द माइंड के भैया ये डील हो जाए और सबको फेस सेविंग में मिल जाए।
क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये डील नहीं हुई तो ब्लैक सी जो है जहाँ से ट्रांसपोर्ट पूरा जाता है, हाँ, और खास तौर पर अनाज का व्यापार, अनाज का व्यापार, वो पूरा बंद है। और जो रशिया यूरोप को जितनी भी सप्लाई चेन है वो अभी भी बंद पड़ी है। तो उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये डील ख़त्म हो, ये सीज फायर हो, और जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका भी जान छूटे। मतलब हाथी, तो ये है। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। ये मतलब सामने सामने कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो साथ में खड़े हुए हैं, बिल्कुल, और तुम बात तो करो, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल, बात नहीं। लेकिन पीछे से सबको अपना, पीछे से सबको दिखाई दे रहा है कि आने वाला मौसम क्या है। बिल्कुल, आने वाला मौसम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लैक सी से 1 साल से व्यापार नहीं हुआ, बहुत ही कम सप्लाई चेन लगभग बंद पड़ी है। तो यूरोप को भी ग्रेन्स चाहिए, यूरोप को भी बाकी चीज़ें चाहिए उस रास्ते से, नंबर 1। नंबर 2, यूरोप नहीं चाहता कि जितना पैसा अमेरिका ने वहाँ पे झोंका, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो उतना ही पैसा या उसके बराबर मतलब यूरोप को झोंकना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन और जाएगी। उसके हाथे पल्ले कुछ नहीं आएगा। क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी बात मुझे फिर वो याद आते हैं ट्रम्प, और जो पूछ रहे थे कि स्टारमर से कि अकेले लड़ लोगे क्या, निपट लोगे क्या। हाँ, तो सवाल वही आ जाएगा, ये भी है। और दूसरी बात फिर ये होगा कि नाटो का क्या होगा, उसका भी सोच शुरू हो जाएगी बैक ऑफ द माइंड कि भैया विदाउट अमेरिका नाटो को फिर अपने रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी ना। तो वो तो सोचना शुरू कर दिया इन लोगों ने। नहीं सोचना, फिर अगर अमेरिका पूरी तरह से सीज फायर भी फेल हो जाता है, अमेरिका बाहर भी हो जाता है नेगोशिएशन से, तो यूरोप को तो फिर पूरा सिग्नल मिल जाएगा ना कि भैया सोचो अपनी सिक्योरिटी, सोचो क्या करना है। तो उसको फिर उस तरह से बजटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि कई मीटिंग हो चुकी है नाटो को लेके, जो जितने भी यूए के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने ये देखा कि हमें अगर माइनस अमेरिका नाटो, उसका कितना भविष्य और कितना खर्च करना पड़ेगा, ये मंथन शुरू हो चुका है। मंथन शुरू। एक चीज़ और, क्या अंदर खाने ऐसा कुछ भी चल रहा है कि ये जो डील है इसमें नाटो को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में दिक्कत खड़ी कर दे। क्या पुतिन भी यही चाहते हैं? मतलब ये इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि पुतिन चाहते हों कि नाटो को भी थोड़ा सा झुका दिया जाए ताकि वो ज़्यादा आवाज़ बुलंद या गर्दन ऊंची ना करे, और यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने की तो शर्त उन्होंने रखी। देखो, इसमें इसको फेस सेविंग अगर देनी होगी यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो कैसे दी जा सकती है? इस पूरे प्रपोजल में अमेरिका कहेगा कि भैया ठीक है, एक नेता मैं हूँ, एक नेता रूस है, हम दोनों के बीच में डील हुई, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन लोग हैं इनको भी कुछ कुछ हिस्सा दे देते हैं। और जो भाई बहन है हिस्सा उनको कैसे आएगा? उनको ये कहा जाएगा कि जो ये सीज फायर होगी इसमें आप अपनी पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि जो शांति सेना है, उसका डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, ताकि जो सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन मांग रहा है, यूक्रेन की मांग क्या है? यूक्रेन कह रहा है कि अमेरिका के चलो सीज फायर तो करा दिया आपने, लेकिन मेरी सिक्योरिटी गारंटी कैसे होगी? कल अगर ये 15 दिन बाद सीज फायर तोड़ के रशिया ने फिर मेरा किसी इलाके पे कब्जा कर लिया, मैं कहाँ जाऊँगा? तो वो पीस, वो जो गारंटी है, सिक्योरिटी गारंटी जो मांग रहा है, तो वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से। और खर्चा भी अमेरिका का भी खर्चा बच जाएगा। हाँ, कि अपने आदमी तो भेजना ही नहीं ज़्यादा। लेकिन वो फौज किसकी होगी? सबकी होगी, थोड़ी भेजो। ये फ्रांस की भी होगी, और जर्मनी की भी होगी, वो ब्रिटेन की भी होगी। तो सारा जो कह भैया मलबा जो है आप साफ, मतलब माल उठाना है तो खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, माल उठाना है तो खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन रूस की तरफ से जो रवैया है, मैं फिर से उस पर आ रहा हूँ, इतना उत्साहवर्धक उनकी तरफ से बयान, उत्साहजनक बयान नहीं आना। पुतिन क्या समझ रहे हैं कि अगर ये डील हो भी गई तो जो ये यूरोपियन यूनियन या अमेरिका और यूरोप दोनों जो हैं ये मिलके कोई खेला करने वाले हैं? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि सबसे रशिया को एक तो जैसे कुछ अपने कार्ड्स जब हम प्ले करते हो, जैसे ट्रंप ने कहा यू डोंट हैव कार्ड्स, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने अपने कार्ड भी दिखा दिए जो रशिया ने देख लिए। अच्छा, हाँ, सवाल ये है, हाँ, जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा जेलेंस्की को यू डोंट हैव कार्ड्स, ऐसे बोला, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि अमेरिका ने भी अपने पत्ते एक तरह से रूस को दिखा दिए। तो रूस को क्या मालूम है? रूस को मालूम है कि अमेरिका से ही डील करनी पड़ेगी, यूक्रेन के पास तो कार्ड्स है नहीं, उसके बाद कार्ड्स नहीं है। दूसरा मामला ये है कि भैया जो मेरे हिस्से में आ गया, कब्जे में इलाका है, वो कब्जे में रहेगा, वो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रॉब्लम इनकी है। 250 बिलियन किसके खर्च हुए हैं? अमेरिका। प्रॉब्लम किसको है? इनको है।
मेरे कितने बिलियन खर्च हुए नहीं, वो पूरी दुनिया को मैं पता हाँ ही नहीं। मैं क्यों हिसाब दूं? मैं क्यों हिसाब दूँ? मेरा तो छोड़ो, पैसे किसके खर्च हुए? अमेरिका के। प्रॉब्लम कहाँ है? अमेरिका में। परेशान कौन है? ट्रम्प है। तो सारी तो गरज इनकी है ना। अच्छा, दूसरी बात, नाटो से कौन जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। नाटो को लेके टेंशन में कौन है? यूरोपियन है। मेरे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सीधी सी बात। 1 घंटे इंतजार करवा देते हैं वो ट्रम्प को फोन लाइन पर। और उनसे जब बोला जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस बात पर ध्यान मत दो। एक चीज़ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो उद्योगपतियों के, जब ये पूरा वाकया हुआ, उद्योगपतियों के साथ वहाँ के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये मामला सुलझ भले ही जाए, लेकिन आने वाले वक्त में हमको कहीं ना कहीं हमारी जो उन्नति है, हमारा जो विकास का रास्ता है, या हमारा जो विस्तार का खेल है, उसमें ये कहीं ना कहीं हर्डल्स डालने का काम या दूसरा रास्ता खोज लेंगे ये लोग। ये लोग का अर्थ ये है उनका कि अमेरिका, यूरोपियन देश। जब ये ट्रम्प, ये पुतिन ये कह रहे हैं तो और भी दिमाग में चल रहा है कुछ? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। एक तो ये कि इस डील होने के बाद भी यूक्रेन को सबसे बड़ा डर है सिक्योरिटी गारंटी का, लेकिन ये डर अमेरिका के डीप स्टेट में भी कुछ लोगों को है जो पुराने डीप स्टेट का हिस्सा रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक CNN की पत्रकार थी जिन्होंने ट्रम्प से सीधा यही सवाल पूछा था कि अगर रशिया सीज फायर को तोड़ता है और हमला करता है यूक्रेन पे, तब क्या करेंगे? तो ट्रम्प के पास उसका लगभग कोई सीधा आंसर नहीं था। तो कल अगर ये सिचुएशन आती है तो उससे पूरा यूरोप में भी संकट पैदा होगा। दूसरा, अब नाटो को लेके यूरोप के अंदर बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि अमेरिका अगर आज नहीं तो कल हट जाता है तो करीब करीब 100 से 150 बिलियन उनको खर्च करने पड़ेंगे अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पे। क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पूरा तैनात करने में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको कम से कम 100 से 150 बिलियन का खर्चा अकेले यूरोप का है। तो ये पूरी सिचुएशन अब कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप, सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो अब ये रायता इतना फैल चुका है पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, तो अब इसको समेटना उतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। एक चीज़ और, हम अंतिम दौर में हैं बातचीत के, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, पीछे जाना चाह रहा हूँ मैं। अक्टूबर का महीना और एक समिट हुआ रशिया में, और इसमें सारे पूर्वी क्षेत्र के देश के प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। और उसमें पुतिन ये कहते हैं, वो ब्रिक्स से पहले समिट हुआ था, और उसमें पुतिन का ये कहना कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इनका वक्त गया, वेस्ट का, पश्चिम का वक्त चला गया। जब वो ये बात कहना चाह रहे हैं इस दौर में, उस बात की अहमियत कितनी समझते हैं? देखिए, अगर ये सीज फायर होता है और सीज फायर के बाद ये लड़ाई ख़त्म होती है तो एक तरह से जीत वैसे रशिया की होगी, ये कोई भी बात माने या ना माने, वो तो बिल्कुल साफ नजर नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो लड़ाई रशिया ऐसे समझता है वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली अमेरिका जिस तरह से अब अपने आप को गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो 1-2 साल में इसके नतीजे अच्छे भी आ सकते हैं। कि हो सकता है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इकोनॉमिकली रशिया उस तरह से टक्कर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन ट्रम्प को जो लगता है, ट्रम्प को ये लगता है कि रशिया की बजाय चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये तो सब साथ में ब्रिक्स में वही बात है, कंट्रोल करने की ये हो सकता है कि ये अभी रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन जो डॉलर की सुपरमेसी है उसको लेकर, और ब्रिक्स इज डेड, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं, ब्रिक्स इज डेड, मतलब ब्रिक्स खत्म है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन जैसे तैसे खत्म हो जाए, मेरा चुनावी वादा था। इसके बाद उनको लगता है कि जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना है। रशिया को वो सिर्फ एक ऐसा स्टेट मानते हैं कि ठीक है, बड़ा है, पुराना कंट्री है, टेक्नोलॉजी भी है उसके पास, लेकिन इकोनॉमिकली वो सुपर पावर नहीं है जो चाइना बन सकता है। लेकिन वही तो पुतिन वही तो कह रहे थे, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम था वो। लेकिन उन्होंने कहा था कि सब साथ में आ जाओ। लेकिन अब सवाल ये है कि चाइना और रशिया के बीच में किस तरह के संबंध आगे बनते हैं, क्या वो दोनों देश अमेरिका से किस तरह टक्कर लेते हैं, वो देखने वाला विषय होगा। मैं आपको
एग्जांपल दूंगा, एआई की कंपनी चैट जीपीटी जो अमेरिका में है, ओपन एआई, उसके बाद डीप सीक चाइना लेके आया, टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, ग्रोक आ गया, वो ग्रोक लेके आए। लेकिन 2 दिन पहले एक खबर आई कि BYD ने अपनी कार में, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है चाइना की, वो 5 मिनट में चार्ज होती है, 5 मिनट में। ठीक है, ये टेस्ला के पास भी टेक्निक नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकली जो अमेरिका को खतरा लगता है उसकी इकोनॉमी के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, वो चाइना है। तो ये रशिया को समझना कि चलो यूक्रेन युद्ध जीत लेगा, इसके बाद रशिया टक्कर दे देगा अमेरिका को, ऐसा नहीं है। असली जो गेम है वो अमेरिका और चाइना की है। अमेरिका चाइना की है, और चाइना की ताकत, बढ़ती ताकत, और इस पर भी हम बात करने वाले एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे कि क्या चाइना की ताकत बढ़ रही है, और अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश हो रही है, या जो टैरिफ वॉर को लेकर कहा जा रहा है, भारत पर भी आंखें तरेरने की कोशिश हुई है, तो क्या भारत का झुकाव अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, भारत का इंटरेस्ट उस तरफ डोलता जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।